आदाब, मैं मोहम्मद अमजद अली। प्राइम टाइम में आपका खैर मकदम है। ऐसे हालात में जबकि कोविड के नंबर ऑफ केसेस बढ़ते जा रहे हैं, ख़ास तौर पे तेलंगाना, और उसमें भी बिलखुसूस जीएचएमसी लिमिट्स में काफ़ी तादाद में, हज़ारों की तादाद में रोज़ाना नए नए केसेस आ रहे हैं। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल गरीबों के लिए है। अमीर लोग जाना चाहेंगे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। बहरहाल गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो या प्राइवेट हॉस्पिटल्स हो, वहाँ पर वेंटिलेटर्स महदूद तादाद में मौजूद हैं। जहाँ पर भी फ़ोन करेंगे तो यही इत्तला मौसूल हो रही है कि वेंटिलेटर नहीं है, बेड नहीं है, जिसकी वजह से एक दवाखाने से दूसरे दवाखाना फिरते फिरते कई लोगों की मौत वाक़ई हो जा रही है। ऐसे में हैदराबाद से एक आवाज़ उठती है जो कि ये कहती है कि ये मैकेनिकल वेंटिलेटर के ऊपर जो है भरोसा करने की बजाय आप नेचुरल वेंटिलेशन के ज़रिए ही अपना इलाज कर सकते हैं, अपने आप को मौत के मुंह से बचा सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आज हम डिस्कस कर रहे हैं। क्या मैकेनिकल वेंटिलेटर के बगैर भी इंसान जो फेफड़े के आरज़े में मुब्तला होता है, क्या वो बच सकता है? क्या उसकी फुल्ली रिकवरी हो सकती है? जो साहब ने ये बात उठाई है, जनाब मोहम्मद मुफीद खान साहब, वेलनेस कोच हैं और सर्टिफाइड डायबिटिक कंसल्टेंट है। आइए हम इस्तकबाल करते हैं बीबीएन न्यूज़ पर जनाब मुफीद खान साहब का। खान साहब, आपका बीबीएन चैनल पर खैर मकदम है। थैंक यू वेरी मच। सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया। जी, और मैं वालेकुम अस्सलाम। तमाम आपके चैनल के नाजरीन को भी अपना सलाम अर्ज़ करता हूँ। जी, वालेकुम अस्सलाम। जी, ब्रीफली मैं अपना तारुफ दीजिए शुरू में। जी, जी, बिल्कुल। जैसे आपने इरशाद फरमाया, मेरा नाम मुफीद खान है और मैं मुफीद वेलनेस सेंटर तकरीबन 2 साल से बंडलागुड़ा में चला रहा हूँ। मैं मेडिकल, अगर आप मेरी क्रेडेंशियल से पूछेंगे तो मैं एक सर्टिफाइड डायबिटीज़ एजुकेटर हूँ और एनएलपी एक उभरती हुई साइंस है 1975 से, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, तो उसका कंसल्टेंट हूँ मैं और साथ ही साथ न्यूट्रिशनिस्ट। जी। लेकिन मेरा जो एकेडमिक बैकग्राउंड शुरू से रहा था वो मैं एमकॉम था और एक लॉन्ग स्टोरी है कि मैं अच्छा। कैसे कंप्लीटली बजाय फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड से मैं ये मेडिकल फील्ड के अंदर आया हूँ। तो हम्म। मेरा वैसे 26 साल का कारपोरेट का एक्सपीरियंस है, जहाँ मैं नेस्ले के अंदर कंट्री मैनेजर था सऊदी अरब के अंदर, फिर हल्वानी ब्रदर्स में सप्लाई चेन डायरेक्टर भी रहा हूँ। लेकिन जैसे हर एक इंसान को अल्लाह ताला कब खिदमत का मौका देता है, तो एक मेरा वीडियो मैंने देखा था तकरीबन 6-8 साल पहले। हम्म। एक मेडिकल प्रैक्टिशनर अमेरिकन, लीजा रैनकिन लेडी का नाम है, और नाज़रीन अगर चाहें तो उसको भी यूट्यूब पे देख सकते हैं। तो उसने कहा था कि यू कैन हील एनी डिजीज विदाउट एनी मेडिकेशन, साइंटिफिक प्रूफ्स। तो ये मेरे जी। लिए बहुत आई ओपनर रहा। और उसके बाद हम्म। में, जैसे कहते हैं, वन थिंग लीड्स टू अनदर, तो मैंने फर्दर रिसर्च किया इसके अंदर। तो मुझे पता चला कि आदमी हर किसी बीमारी से बगैर किसी दवाओं के घर बैठे बाहर निकल सकता है, बशर्ते कि उसको सही नॉलेज, सही गाइडेंस दी जाए। तो फिर हम्म। मैंने अपना जो पूरा कैरियर था उसको चेंज करके लोगों की खिदमत भी हो जाएगी इसके अंदर। तो मैं इस फील्ड के अंदर आया हूँ और 2 साल हो चुके हैं हमें बंडलागुड़े में अपना सेंटर खोले हुए, जहाँ हम्म। अभी तक के हमने मुफीद से ज़्यादा 72 घंटे में शुगर ट्रीटमेंट का प्रोग्राम्स किए हैं। 2700 से ज़्यादा पेशेंट्स अभी तक आ चुके हैं। तो ये जी, था मेरा मुख्तसर से तारुफ। ठीक है। तो ये आपने जो ट्रेनिंग हासिल की, ये कहाँ पर हासिल की आपने? ये बेसिकली जो डायबिटीज़ एजुकेटर है, आप लोगों ने बहुत से लोग हैदराबाद के मारूफ भी होंगे, डॉक्टर विश्वरूप रॉय का आपने नाम सुना होगा। तो हम्म। ये डॉक्टर विश्वरूप रॉय जो इंडो वियतनाम बोर्ड भी चलाते हैं, तो ये तो पूरे मतलब ऑल इंडिया लेवल पे मशहूर हैं। तो इनके हम्म। पास से मैंने डायबिटीज़ का सर्टिफिकेशन लिया है। अच्छा। जी। तो आपने ये जो वेंटिलेशन के ताल्लुक से बताया है, आपने पहले तो बताया कि मैकेनिकल वेंटिलेटर होता है, नेचुरल वेंटिलेशन होता है, और आपने ये भी बताया है कि नेचुरल वेंटिलेटर मैकेनिकल वेंटिलेटर से बहुत ज़्यादा बेहतर होता है। तो जी, जी, जी। इस बारे में थोड़ा हमारे नाज़रीन को बताइए। एक्चुअली एक्चुअली रियलिटी ये है कि ये मैकेनिकल वेंटिलेशन तो एक बहुत बाद की इजाद है।
इससे पहले भी लोगों को सांस का प्रॉब्लम होता था, इससे पहले भी लोगों को वेंटिलेशन की जरूरत पड़ती थी। तो इसके लिए लोग करते क्या थे? तो इससे हम्म, पहले जो काम होता था वही काम कि मैं लोगों को इत्तला दे रहा हूँ। तो ओके। मैकेनिकल वेंटिलेटर एक्चुअली है क्या? वेंटिलेशन का मतलब ये है कि वेंटिलेशन हो जाए, और हम्म, जो लोगों को आजकल कोरोना की वजह से जो लंग्स के अंदर अटैक कर रहा है और सांस लेने में दुश्वारी हो रही है, हम्म, तो वो वेंटिलेटर जो है जब आप लगाते हैं तो इसका एक मशीन है, इसका एक प्रोसेस है, उसकी एक स्पीड है, वो ट्यूब्स आपके अंदर डाली जाती हैं। इसका अलाइनमेंट अगर नहीं होता है तो ये रिसर्च साइंटिफिकली ये लोग जानते हैं, इस बात को भी मेडिकल कम्युनिटी भी जानती है कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 94% मैकेनिकल वेंटिलेशन रेट है। मतलब ये है कि उसका जो सर्वाइवल रेट है, अगर किसी को आप वाकई वो इस सिचुएशन में है जहाँ पे उसको ब्रीथिंग दुश्वारी है और आप मैकेनिकल वेंटिलेशन से देते हैं, तो 94% इस बात का इम्कान है कि वो हम्म, शायद बच ना पाए। अल्लाह हर हम्म, सबको अता करे और सेहत अता करे। हम्म, लेकिन ये आमीन। स्टैटिस्टिक्स हैं जो कि साइंटिफिकली और मेडिकली अवेलेबल स्टैटिस्टिक्स हैं। इसके हम्म, बरखिलाफ जो पहले किया जाता था मैकेनिकल हम्म, वेंटिलेटर की इजाजत से पहले, तो हम्म, वो ये किया जाता था कि कोई था ही नहीं तो बस एक हम्म, पोजीशन में डालते थे जिसको प्रोन पोजीशन कहते हैं। तो हम्म, प्रोन पोजीशन के अंदर बेसिकली होता कुछ नहीं है, ये है कि आपका जो लंग्स है पीछे से उनके ऊपर दबाव कम होता है, और हम्म, पेट के ऊपर एक मखसूस पोजीशन में लेटने से हम्म, लंग्स के ऊपर लंग्स की जो सांस लेने की कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। ओके। और ये साइंटिफिकली और मेडिकली प्रूवन है कि ये जो प्रोन पोजीशन है ये मैकेनिकल वेंटिलेशन से 70% ज्यादा आपको इफेक्ट देता है। तो ओके। लेकिन उसका सिर्फ मसला ये है कि आपको उस पोजीशन के अंदर कम से कम 10 घंटे 12 घंटे लेटना होता है। वो बहुत डिफिकल्ट लगता है लोगों को इनिशियली, क्योंकि हम्म, लोग समझते हैं कि भाई आराम से लेट जाएंगे और वेंटिलेटर लग जाएगा। लेकिन लोगों को ये पता नहीं है कि जब वो मैकेनिकल वेंटिलेटर भी लगाते हैं तो पेशेंट को उसमें भी काफी तकलीफ होती है। हम्म, तो ये एक सिंपल सा डेफिनेशन है बेसिकली, इससे पोजीशन हम्म, और सिस्टम में आने से ही आपकी सांस लेने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। ओके। जैसा कि आपने बताया कि मैकेनिकल वेंटिलेशन लगाने पर भी तकलीफ होती है, ये एक इन्वेजिव प्रोसेस होता है। सांस की नाली में जब कोई दूसरी चीज़ दाखिल होती है, ज़रा सा ज़र्रा भी जाने पर ठसका खांसी आती है। तो नेचुरल सी बिल्कुल बात है, अगर आप पाइप घुसेड़ेंगे तो उससे जो है पेशेंट को तकलीफ तो होगी। मगर बिल्कुल बिल्कुल। लोगों को ये पता नहीं है कि नेचुरल नॉन इन्वेजिव प्रोसेस भी अवेलेबल है। तो जी 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 आपने ये फिर लोगों को जो है इस बात की इत्तला दी है। यकीनन ये जी बहुत खुशाइन बात है। ऐसे लोग जो नॉन इन्वेजिव प्रोसेस में यकीन रखते हैं और ऐसे लोग जो अफोर्ड भी नहीं कर सकते मैकेनिकल वेंटिलेटर, उनके लिए बहुत अच्छा साबित होगा ये। अब मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने कहा कि पेट के बल लेटना है, तो जी। क्या बाद लोग खाना खाए हुए होते हैं, तो पेट के बल लेटने में उन्हें एडिशनल तकलीफ तो नहीं होगी? ये इसमें देखिए, पहले मैं आपको थोड़ा सा दो बातें और अर्ज करता चलूं मैं आपको। जी। क्योंकि हम इस वक्त कोरोना की जो सिचुएशन से जूझ रहे हैं तो इस लिहाज से दो चीजें बहुत ज्यादा लोग परेशान हैं दो चीजों के लिए। एक है ऑक्सीजन सिलेंडर्स के लिए और हम्म। दूसरे वेंटिलेटर के लिए। मतलब जी। जैसा ही कोरोना का अटैक सीवियर हो गया, ये दो हम्म। प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। हम्म। तो मैं राइट। दोनों का फौरन हवाला उसके ऊपर बता देता हूँ, उसके बाद में अगर आपके जो फर्दर क्वेश्चन है उसको मैं रिप्लाई कर देता हूँ। तो जी। शुरू में तो ये होता है कि सांस लेने में दुश्वारी होती है, अभी इतना सीवियर नहीं हुआ। फर्स्ट लेवल ये है कि सांस लेने में थोड़ी सी दुश्वारी है। तो हम्म। फर्स्ट लेवल में हम जो डॉक्टर के पास आप जाएंगे तो ऑक्सीजन सिलेंडर्स जो है वो लगाते हैं, ऑक्सीजन मास्क लगा देते हैं। हम्म। तो इस बारे में ये समझ लीजिए। और इसके अंदर एक खास बात इसलिए भी है क्योंकि हम लोग अपने मासूमियत में या नेकी के जज्बे से आजकल जो है बाज लोग ये ऑक्सीजन सिलेंडर्स की सप्लाई कर रहे हैं और लोगों को एजुकेट नहीं कर रहे हैं कि कैसा यूज करना कैसा नहीं करना। तो इस बारे हम्म। में ये एक खास बात ध्यान रख लीजिए कि हम्म। इवन किसी को ऑक्सीजन सिलेंडर की भी जरूरत नहीं है। हम्म। क्योंकि जो एयर होती है, जो हवा है जिससे हम अंदर सांस लेते हैं, उसके अंदर 21% ऑक्सीजन होती है, 100% बिल्कुल। ऑक्सीजन होती नहीं है। हम्म। तो हमारी बॉडी का जो डिजाइन है, हमारे बॉडी का जो सिस्टम है, वो खुद 100% प्योर ऑक्सीजन को अंदर लेने वाला डिजाइन नहीं है। इसकी हम्म। मिसाल छोटी सी यूं समझ लीजिए कि अगर किसी के पास डीजल की कार है, हम्म। उसमें अगर आप पेट्रोल डलाएंगे, हाई क्वालिटी पेट्रोल डलाएंगे या जो फ्यूल जेट इंजन में डालते हैं जहाज वगैरह में वो डलवाएंगे, तो गैसोलिन। उससे गाड़ी का परफॉर्मेंस बढ़ेगा नहीं बल्कि घट जाएगा।
सिमिलरली बिल्कुल। अगर किसी को आप ज्यादा अरसे तक के ऑक्सीजन पे रखते हैं तो उसका डेथ भी हो सकता है, उसका परमानेंट डैमेज भी हो सकता है। हम्म। और इसके बदले में जो नेचुरल मेथोडोलॉजी है जिसके लिए आपको ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हम्म। वो ये है कि एक चाइना बाजार कहीं भी जाइए, 200 रुपए का एक पंखा आता है हाथ में छोटा सा, आप लोगों ने हम्म। देखा होगा। वो हम्म। पंखा नाक के बिल्कुल करीब कर दीजिए तो हम्म। जो एयर है वो तेजी से चले जाएगी। मतलब ऑक्सीजन का सिलेंडर भी आप जब लगाते हैं मास्क, तो सांस हवा जा रही है ना, हम्म। तो बजाय उसके ये 200 रुपए का पंखा नाक के अगर करीब कर लेंगे तो उसके प्रेशर से खुद हवा अंदर जाना शुरू हो जाएगी। जी तो जी। बजाय ऑक्सीजन सिलेंडर यूज करने के ये हम्म। करेंगे तो ये 100% नेचुरल है, इसके हम्म। अंदर एक्सेस कोई चीज होने का सवाल ही नहीं है। तो हम्म। ये जो लोग ऑक्सीजन के सिलेंडरों की वजह से परेशान है, ये परेशानी से निजात मिल गई, नंबर वन बात। हम्म। नंबर हम्म। दो बात, मैकेनिकल वेंटिलेशन वर्सेस नेचुरल वेंटिलेशन में पोजीशन की बात मैंने बता दी। अब आपके हम्म। सवाल पे आता हूं मैं, कि जब उसको आप औंधा लिटाएंगे और अगर वो पहले से खाना खाया हुआ तो क्या होगा वगैरह वगैरह। तो जनरली डेफिनेटली जो है ऐसे कंडीशंस के अंदर बहुत कम इस बात का इम्कान है कि आदमी का उतना बड़ा मतलब इमीडिएटली कुछ इम्पैक्ट हो। हम्म। उतना ज्यादा उसका असर नहीं पड़ेगा खाने का, मतलब आदमी कितना खाता है। और जब बीमार होता है तो हम्म। वैसे ही उसकी ग़िज़ा जो फूड इनटेक है वो कम जी। हो जाती है। और ठीक है। खास तौर पे ऐसी सिचुएशंस में 90% हमारी एडवाइस यही होती है पेशेंट्स को कि फूड का इंटेक जितना चाहे कम करिए आप, जस्ट फूड मत ले लीजिए, क्योंकि फूड के बारे में हमारे पास भी बहुत सारे गलत कॉन्सेप्ट्स हैं। फूड नहीं लेंगे तो नहीं मरेंगे, फूड खा के मर सकते हैं। तो अच्छा। फूड को कम कर दीजिए। ठीक है। अब मेरा अगला सवाल ये है कि आजकल अक्सर लोग मोटे होते हैं जिनकी तोंद निकली हुई होती है, तो ये जी औंधे जी। लेटेंगे तो क्या उनको किस तरह से हाँ आराम इसीलिए, मिलेगा या तक? हाँ नहीं नहीं, आराम बेशक मिलेगा। इसीलिए जो है गर्दन के नीचे एक तकिया देने के बाद में वो पेट के नीचे तकिया देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तोंद ऑलरेडी वो तकिए का कुशन का काम कर रही है। और ठीक उसके है। बाद में थोड़ा सा नीचे पैरों के पास दे दीजिए। हो हम्म। सकता है तो सीने के ऊपर थोड़ा सा तकिया दे दीजिए ताकि थोड़ा सा बैलेंस बन जाए। तो ओके। ये पोजीशन तो बहुत जरूरी है, मतलब आपको प्रोन पोजीशन में तो आना हम्म। जरूरी है ही है। अच्छा। तो इवन ये इवन बाज मर्तबा हॉस्पिटल्स के अंदर भी जब हम्म। मैकेनिकल वेंटिलेशन लगाते हैं और नॉर्मल अंदाज में सांस, उसके बावजूद भी सांस नहीं ले पाया जाता, तो हम्म। फिर उसको प्रोन पोजीशन में लाया जाता है। हम्म। इवन मैकेनिकल वेंटिलेशन का भी सर्वाइवल रेट और उसका इफेक्टिवनेस बढ़ाने के लिए प्रोन पोजीशन ही रिकमेंडेड है। अच्छा। ओके। तो ये सारे पाइप्स वगैरह लगे हुए रहेंगे उसके बावजूद प्रोन हाँ पोजीशन उसके मुमकिन है? बावजूद भी बहुत एहतियात के साथ उसका एक तरीकेकार है, 4-6 आदमी बैठ के वो आदमी को जो है हम्म। उसको मतलब टिल्ट करते हैं। ठीक तो है। वो करना ही पड़ता है, वो तो मतलब वो बहरहाल, पोजीशन बहुत जरूरी है। हाँ, जो नेचुरल लॉ है उसी का सहारा लेना पड़ रहा है। उसी का सहारा लेना पड़ता है। जी। जी। अच्छा, ये कंप्लीट प्रोन पोजीशन होना है या पार्शियल प्रोन पोजीशन में भी, जैसा एक पाँव आड़ा एक पाँव सीधा, इस तरह से बाज लोग सोते भी हैं, तो वैसा भी चल सकता है या फिर कंप्लीट प्रोन पोजीशन होना है? कंप्लीट प्रोन पोजीशन होना जरूरी है, पूरी बॉडी आपकी अलाइन होना चाहिए सीधी, हम्म। और पेट के फिर, बल, लेकिन जी, पूरी बॉडी सीधी होना चाहिए। अच्छा, तो जी अब ये 24 घंटे में आपने जो जो ड्यूरेशन बताया है जी। प्रोन पोजीशन में लेटने का, एक साथ लेटना जरूरी है या वक्फे वक्फे से कुछ देर तक ऐसा लेट सकते हैं? एक साथ कम से कम 16 घंटे तो लेटना जरूरी है। अच्छा, 24 तो घंटे ही में से उसको, 16 घंटे। कम से कम 16 घंटे तो उसको प्रोन पोजीशन में लेटना जरूरी है। शुरू में तकलीफ महसूस होगी पेशेंट को, हम्म। मगर आपके पास ट्रेड ऑफ क्या है, जिंदगी और मौत से खेल रहे हैं आप। सही तो है। फिर 16 घंटे की तकलीफ बर्दाश्त करने में क्या है। अच्छा, तो ये ऐसा लेट जाना काफी है या इसके अलावा भी, जैसा कि आपने बताया कि एक छोटा सा फैन आप नाक के करीब रखें ताकि जो ये है शुरू में ऑक्सीजन? ये शुरू में अगर समझिए कि इब्तदाई कंडीशन है और सिर्फ थोड़ी सी सांस लेने में दुश्वारी है, हम्म। तो जब आप ऑक्सीजन लगा रहे हैं तो बगैर हम्म। ऑक्सीजन मास्क लगाने के ये कर लीजिए आप, इससे फायदा ठीक। हो गया तो वहां हम्म। तक जाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। प्रोन अब पोजीशन अगर तक जाने हाँ, की। अब अगर नेक्स्ट स्टेज आ गया है, प्रोन अब पोजीशन में next- लेटने की जरूरत है, तो सिर्फ प्रोन पोजीशन में लेटना काफी है या फिर फैन भी लगाना चाहिए? इट डिपेंड्स, अगर उसको लेटने से आराम हो गया तो हम्म। ठीक है, अगर नहीं हुआ आराम, फिर भी सांस लेने में दुश्वारी है, तो ये ओके। एक एडिशनल सहारा है हम्म। हवा को तो ये, पंखे के जरिए जी, आगे करने का। तो ये प्रोन पोजीशन में लेटने से कितने वक्त, कितने अरसे में आराम मुमकिन है ये आमतौर जैसे जैसे ही आप लगाओगे, एक पर? आध घंटे आधे घंटे के अंदर ही आपको
सांस लेने में थोड़ा सा आसानी महसूस होना शुरू हो जाएगी। हम्म, लेकिन उसकी जो इफेक्टिवनेस है, उसके असर को बरकरार रखने के लिए और थोड़ा रिकवरी भी होना है आपको लंग्स के अंदर, तो हम्म, वो टाइम लेता है 12 घंटे 14 घंटे का। लेकिन आपको मतलब 1 घंटे 2 घंटे के अंदर, घंटे 1.5 घंटे के अंदर आपको बेहतरी तो महसूस हो जाएगी। और लोग हम्म, तो इतना टाइम, इससे ज्यादा टाइम तो पेशेंट को एक दवाखाने से दूसरे दवाखाने ले जाने में खर्च कर देते हैं। जी जी। तो अब ये ऐसा करने से जो रिकवरी आप बता रहे हैं, इससे जो कोरोना वायरस के हमले से जो फाइब्रोसिस, लंग फाइब्रोसिस हो जाता है, क्या वो भी रिवर्स होता है? वो एक डिफरेंट इशू है वो, क्योंकि वो हमको जो है फिर इसके अंदर, कोरोना के अंदर भी एक, मैं एक दो चार जुमले कोरोना के ताल्लुक से भी कह देता हूं मैं आपको, हम्म, बरसबील तस्करा। वैसे मेरे वीडियो में मैंने भी कहा है हम्म, कि कोरोना पहले तो एक वायरस का नाम है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मैं कोरोना को अंडर प्ले नहीं कर रहा हूँ, हम्म, एहतियात अपनी जगह बहुत जरूरी है, हम्म, अमवात हो रही हैं, लेकिन हमारे पास क्या है, एक है फैक्ट हम्म, और एक है कंक्लूजन। हम्म, फैक्ट ये है कि लोगों की अमवात हो रही है, हम्म, कंक्लूजन ये है कि सारे के सारे अमवात कोरोना की वजह से हो रही है। ये रॉन्ग हम्म, कंक्लूजन है। ओके। हर साल इन्फेक्शियस डिजीजेस से 2 से 3 मिलियन लोग तो वैसे ही मरते हैं। हम्म, रेस्पिरेटरी जो इन्फेक्टेड डिजीजेस है, उनसे 2 मिलियन लोग वैसे ही मरते हैं। हम्म, ओबेसिटी से 2 मिलियन से ज्यादा लोग मरते हैं। डायबिटीज से 2 मिलियन से ज्यादा लोग मरते हैं। हार्ट हम्म, के कितने मिलियंस लोग जो है हर साल मरते हैं। तो हम्म, इन सब को जो है हमने इग्नोर किया हुआ है, क्योंकि ये ऑलरेडी हमने एक्सेप्ट कर लिया है। हम्म, कोरोना को इतना बहुत ज्यादा मतलब हाइप बनाने की कोई खास जरूरत नहीं थी। एहतियात ठीक है, बेशक अपनी जगह है, एहतियात से मैं ठीक है। इनकार नहीं कर रहा हूँ। हम्म, तो जो लोग मर रहे हैं, हम्म, क्या वो वाकईतन कोरोना की वजह से मर रहे हैं? अगर आप 90%, अगर आप अच्छी तरीके से, अगर आप स्टैटिस्टिक्स लेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, जितनी भी डेथ्स हुई हैं, तो हम्म, शायद जैसे मालूम है परसेंटेज आपको कि कोरोना की डेथ की परसेंटेज शुरू में खुद डब्ल्यूएच ने डिक्लेयर की थी 0.1%, 2% कुछ, और अगर वो हम्म, बहुत भी बढ़ गया तो 2% 3% से बढ़ के है नहीं। तो जो ओके। हजारों अमवात हो रही है, वो पूरा का पूरा कोरोना के खाने में जा रहा है। हम्म, तो पहली बात यह है कि वो एक वायरस है, इट हैज इट्स ओन प्रॉब्लम। जब अंदर चले जाएगा तो लंग्स के ऊपर इफेक्ट करेगा। हम्म, अगर वो इफेक्ट करेगा तो डेथ भी हो सकती है, इससे हम्म, इनकार नहीं है। ओके। लेकिन उसका वजह क्या है, उसका ट्रीटमेंट क्या है? वैक्सीन के बारे में सारी दुनिया परेशान है वैक्सीन निकालने के, लेकिन कोई वैक्सीन निकला नहीं है, कोई दवा हम्म, आई नहीं है। क्यों हम्म, नहीं आई है? क्योंकि वायरस की बाय डिफॉल्ट कोई दवा बन नहीं सकती। हम्म, हल क्या है? हल भी दुनिया ने बता दिया है, लेकिन उसको इग्नोर किया जा रहा है। हल सिर्फ हम्म, इतना है कि आपको अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाना है। हम्म, चुनाचे आप अपने, चूंकि जर्नलिज्म में है, तो अपने तौर पे भी उन लोगों से बात कीजिए जो कोरोना की वजह से दवाखाना गए थे, किसी अच्छे वहां से सर्वाइव होकर आए, तो क्या ट्रीटमेंट दिया गया। हम्म, आप सिर्फ और सिर्फ अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करना है। हम्म, अगर आपका इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट होगा तो आप निकल जाओगे इससे। तो जी। अनलेस के कोरोना ने आपके लंग्स को बहुत ज्यादा डैमेज नहीं कर दिया है, हम्म, तो इट विल टेक टाइम, हम्म, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आएगा। लेकिन अगर डैमेज बहुत ज्यादा हो चुका है, तो देन हमको फिर सिवाय अल्लाह से दुआ के और कोई दूसरा चाराकार भी नहीं है। तो जी। इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट बूस्ट करेंगे तो ही आदमी ठीक होगा। लेकिन क्या लंग्स का डैमेज भी ठीक हो सकता है? ये बहुत डिबेटेबल क्वेश्चन रहेगा। लेकिन उसका आंसर तो ये है कि भाई आप सिर्फ वेंटिलेटर लगा के किसी बड़े से बड़े हॉस्पिटल में भी जाएंगे, तो सवाल तो वही है कि क्या हम्म, वेंटिलेटर लगाने से लंग्स ठीक हो जाएंगे? तो वो भी नहीं ठीक, होते। ये तो सिर्फ ठीक है। सर्वाइवल को आप समझिए कि चंद घंटे के बदले में 1 2 दिन बढ़ा रहे हैं। तो इतना ही करना है तो दवाखाने में जाके 4 लाख दे के, 2 लाख दे के क्यों इतना तकलीफ उठाना है? तो घर पंद्रह में ही आप दो पंद्रह तीन दिन में लंबा कर सकते हैं। जी, 15 लाख हो रहे हैं। जी मैंने सुना माशाल्लाह, है, देखिए पंद्रह मैंने लाख मैंने एक देखिए, वो बिल तो भी मुझे देखा। पता ही नहीं। 15 दिन जी में जी 15 लाख रुपए एक साहब का खर्चा हुआ है। तो ये जी जी बहुत आम बात होती जा रही है कि लाखों तो बस ऐसे खर्च हो जा रहे हैं। अच्छा, आप ये बताइए जी। कि ये जो कोरोना से इफेक्टेड लोग जो सांस लेने में तकलीफ महसूस कर रहे थे, क्या ऐसे लोग आपके पास रुजू हुए और जो फायदा उठाए आपके पास? अनफॉर्चुनेटली ये शायद ये वीडियो मेरा अभी बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए, 1 2 दिन हुआ है। तो अच्छा। इसके बाद में कोई ऐसा अभी तक कोई पेशेंट आया नहीं है। इसके अंदर हम्म, देखिए जनरली होता क्या है, एक तो लोगों का जो मेंटल स्टेट है, हम्म, तो पहले जो दिमाग आता है वो ये है कि हमको हॉस्पिटल जाना चाहिए, नेचुरल रेमेडीज को अप्लाई करना, कौन रिस्क लेगा? तो हम्म, इसमें लोग, ये रिस्क कौन लेगा? लेकिन हम्म, रिस्क तो वो हॉस्पिटल जाके भी लेते हैं। बिल्कुल। और उसके बाद में नतीजा कुछ भी निकले,
वो अल्लाह पे छोड़ देते हैं। और यहाँ पे अगर रिस्क लेते ही नहीं है, तो अगर कोई आदमी इस पे अमल ही नहीं करेगा तो उसका क्या होगा। लेकिन मैं आपको डॉक्टर विश्वरूप रॉय से मेरी रिसेंटली जो है, चूंकि हमारा उनका कम्युनिकेशन चलते रहता है, तो उन्होंने बताया है कि इंडिया वाइड इस वक्त 5,000 से ज्यादा पेशेंट्स जो इम्यूनिटी बूस्टिंग का जो मेथोडोलॉजी मैंने अपने वीडियो में भी बताई, उसके जरिए इंडिया में 5,000 लोग कोविड-19 से जो पॉजिटिवली टेस्टेड थे वो ठीक हुए हैं। अच्छा, तो ये वेंटिलेशन के अलावा और भी आपका कुछ नुस्खा है जिसकी वजह से बेहतरी रिकवरी में, फास्ट रिकवरी में मुमकिन है? नहीं, ये बस ये चूंकि वो कंडीशन सीरियस कंडीशन है, तो उसके लिए नेचुरल वेंटिलेशन जो एक करंट मैकेनिकल वेंटिलेशन के मुकाबले में एक बहुत ही वायबल सॉल्यूशन है। जी, तो अवाम को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? अवाम को मैं सिर्फ यही मैसेज देना चाहूँगा कि देखिए, एहतियात बेहद ज़रूरी है, इसके अंदर कोई शक नहीं है, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, चूँकि वायरस फ़िज़ा में फैला हुआ है, लेकिन उससे बचने के लिए अगर आपको कोरोना का वायरस अटैक नहीं आया है, तो अपनी इम्यूनिटी को बरकरार रखिए। इम्यूनिटी को बरकरार रखने के लिए डेली कम से कम अपनी बॉडी को 200 mg विटामिन सी का डोज देते रहिए, जो आपको ताज़ा फलों से मिल जाएगा। आम का तो सीजन चला गया, लेकिन संतरे है और एक जाम है, जाम आजकल अच्छा मिल रहा है, या फिर ककड़ी और टमाटो है। ये आप एक 300 ग्राम 200 से 300 ग्राम की क्वांटिटी में अगर लेते रहेंगे, तो आपको विटामिन सी का डोज डेली मिलता जाएगा। लेमन नहीं बोल रहा हूँ मैं, बाज़ लोग कंफ्यूज हो जा रहे हैं। सिट्रस फ्रूट जब कहते हैं हम, तो लोग लेमन उसको कर लेते हैं, संतरा कह रहा हूँ मैं। तो उसके अंदर अच्छा खासा विटामिन सी का डोज आपको मिल जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, अगर खुदा ना खास्ता कि किसी का पॉजिटिव आ ही गया है, तो फिर उसका पर्टिकुलरली ट्रीटमेंट है जो 3 दिन के अंदर, सिर्फ 3 दिन के अंदर अंदर वो अपने आप को पॉजिटिव को निगेटिव कर सकता है बुखार से। और ये जो सिम्टम्स हैं, कोरोना के इनिशियल सिम्टम्स हैं, उनसे बाहर आके फिर बाद में टेस्ट भी करवा ले, वो भी ठीक हो जाएगा उसका, जो कि मैंने अपने वीडियो में बोल दिया। अगर आप चाहें तो उसको यहाँ पर भी रिपीट कर दूंगा अवाम की मतलब फायदे के लिए। ये तो हो गया मतलब ट्रीटमेंट प्री कोरोना एंड पोस्ट कोरोना। और इसके अलावा अगर खुदा ना खास्ता बहुत सीरियस उसमें पहुंच गए हैं, तो मैं यही कहूंगा कि बिला वजह रश मत करिए, इधर उधर मत भागिए, लाखों रुपए मत खर्च करिए, बल्कि नेचुरल मेथोडोलॉजीज जो कुदरती बनाए हुए तरीके हैं उनको अडॉप्ट करिए, उनको एक ट्रायल दीजिए, खुद आपको आराम मिलेगा। और बजाय इसके कि पूरे खानदान को, अहले खाना अफराद को परेशान करने के, घर के अंदर ये ऐसे अय्याम होते हैं कि लोग घरों के अंदर रहना ज्यादा अच्छा है, तो घरों के अंदर रहिए। तो ये मैं कहना चाहूँगा। जी, हमसे बात करने का बेहद शुक्रिया। नाजरीन, ये थे जनाब मोहम्मद मुफीद ख़ान साहब, ये नेचुरल ट्रीटमेंट के एक्सपर्ट हैं। इन्होंने किस तरह से वेंटिलेटर के रिक्वायरमेंट को अल्टरनेटिव मेथड से जो है पूरा करने का जो है बेहतरीन तरीका बताया है, नेचुरल वेंटिलेशन। और आपने तफसील से वीडियो देख लिया होगा। तो यकीनन अगर किसी को बेड मैसर नहीं आता हो, वो भी ट्राई कर सकते हैं, और जो लोग बेड अफोर्ड भी नहीं कर सकते वो भी इसको ट्राई कर सकते हैं और अपनी जान को जोखिम में पड़ने से बचा सकते हैं। ख़ास लम्हात में आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। शब बखैर। अस्सलाम वालेकुम।